हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शहबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आज ही का आर्टिकल है ये, भूमिपुत्रा इन गोवा। ये जो नया लॉ असेंबली में पास करने की बात की गई है, एक्चुअली पास भी हो चुका है, सिर्फ गवर्नर का असेंट बाकी है। और इस लॉ की वजह से किन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, क्यों अपोजिशन पार्टी जो है इस लॉ को ऑब्जेक्ट कर रही है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और गवर्नमेंट का क्या कहना है अगर ये लॉ अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो सारा कुछ इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन काउंसलिंग चाहिए, आप हमारा वेबसाइट जो है www.proxygyan.com, वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। सारी जानकारी इन डिटेल आपको मिल जाएगी और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर काउंसलिंग देने वाले हैं वो वेरोनिका जी हैं, जो एक एक्सपर्ट एजुकेटर हैं दोस्तों। कई सालों का उनका एक्सपीरियंस है। कोई भी आप एग्ज़ाम ले लीजिए, एसएससी हो, बैंकिंग हो, सीजीएल हो, या फिर यूपीएससी तक आपको काउंसलिंग दी जाएगी। किस तरह से आंसर राइटिंग लिख सकते हैं, किस तरह से प्रिपरेशन करना होता है, आपके पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर वन ऑन वन सेशन होगा है। जल्दी से जाइए, आज ही अपने सेशन को बुक कीजिए। तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। तो फ्राइडे के दिन क्या हुआ है, गोवा की जो असेंबली में भूमिपुत्रा अधिकारिणी बिल को पास किया था दोस्तों 2021। इस बिल का मकसद यही है, जो कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति हो, 30 साल से ज़्यादा अगर कोई है, 30 साल या उससे भी ज़्यादा अगर गोवा की लैंड पे वहाँ पे रह रहा है, तो उसको जो जिसकी जो जगह है उसके नाम पर कर दी जाएगी, ओनरशिप दे दिया जाएगा। ओके, और उसको टाइटल दिया जाएगा सन ऑफ द सॉइल। भूमिपुत्रा का मतलब यही है, सन ऑफ द सॉइल। और जहाँ पे भी वो रह रहा है, जो भी वो यूनिट है, आगे मैं आपको बताऊंगा कितना एरिया रहना चाहिए, तो उसका वो ओनरशिप बन जाएगा। बट एनी हाउ, असेंबली के पोल्स होने वाले हैं अभी आगे 6 मंथ्स तक। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिक्स अपना गेम खेलना शुरू हो चुका होता है कि तरह तरह के लॉस पास किए जाते हैं जो लोगों के फेवर में हो, और तरह तरह के प्रोजेक्ट्स को डेवलप किए जाते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सके और उनकी गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सके। ये ऑब्वियसली ये कॉमन चीज़ है, हर स्टेट की गवर्नमेंट इस तरह से करती है। और असेंबली पोल्स अभी आने वाले 6 महीने में वहाँ पे होने वाले हैं, तो न जाने कौन सी गवर्नमेंट वहाँ पे फॉर्म होगी आगे चलकर। बट इसके अपोजिशन भी है दोस्तों। 12 अपोजिशन एमएलएस डायरेक्टली असेंबली से वॉकआउट कर चुके हैं। ऑब्वियसली अपोजिट पार्टी का तो काम ही है अपोजिशन करना, बिकॉज अगर वो अपोज नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को नीचा किस तरह से दिखेंगे। तो चलिए, दैट इज़ वेरी डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर टॉपिक। तो चलिए टॉपिक को अगर हम स्टिक होते हैं, तो इसका स्टेटमेंट, ऑब्जेक्ट और रीजंस की बात करें तो बिल ये है, एक मैकेनिज़्म प्रोवाइड करती है दोस्तों ओनरशिप की तरह। ओके, एक जो स्मॉल ऑक्यूपाइड जो ड्वेलर्स हैं, जो स्मॉल घर, जैसे कि आपने यहाँ पे इमेज में देखा होगा, इस तरह से छोटे छोटे हाउसिंग यूनिट्स जो बनाकर रह रहे हैं कई सालों से लोग, तो उनको एक सेल्फ रेस्पेक्ट दिया जा रहा है। उनको राइट टू लाइफ जो है एक प्रॉपर्टी दी जा रही है, ताकि आज से जो है आप अपने घर के खुद के ओनर हैं। ओके, क्योंकि हर हमेशा उनके पर एक तलवार मंडरा रही होती है कि कल कोई आकर जो है कोई कोर्ट केस ना फाइल कर दे, उनके घरे ना उजाड़ दें। तो ये सारा जो डर जो मंडराता रहता है वहाँ के जो लोगों पे, उसको निकालने के लिए एक बिल को पास किया है। जब वंस रिकग्नाइज एज ए भूमिपुत्रा, जब एक बार किसी शख्स को रिकग्नाइज कर देते हैं भूमिपुत्रा किसी के लैंड को, तो वो अपने लैंड को ओनरशिप क्लेम कर सकता है दोस्तों। और इनका ये कहना ये है कि इट शुड बी नॉट मोर देन 250 स्क्वायर मीटर्स। याद रख लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बिल का, कि किसी का एरिया जो है जो 250 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा वो क्लेम नहीं कर सकता, जो अप्रैल 1 2019 से पहले पहले बना हुआ। ऐसा नहीं कि आप 2020 में बन रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको भी आप भूमिपुत्रा डिक्लेयर कर दीजिए। नहीं, इन्होंने डेडलाइन भी फिक्स किया है और एरिया भी डिक्लेयर किया है। कितना एरिया है? 250 स्क्वायर किलोमीटर। और कौन सा डेडलाइन है? अप्रैल 1 2019। तो कई सारे ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। द ऑब्जेक्टिव चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने कहा है कि ये जो मूल गोयंकर ओरिजिनल गांव जो रहते हैं उनको एड्रेस करने के लिए, बिकॉज देर ऑलवेज बी ए स्वॉर्ड डैंगलिंग ओवर देयर हेड। जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि हमेशा से एक तलवार मंडराती रहती है कि कल के रोज़ कोई केस ना फाइल कर दे।
ओके। और उनकी जो लैंड है इज़ ऑफ डिफरेंट काइंड, जैसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या फिर कम्युनिटेड प्रॉपर्टी हो या फिर पंचायत लैंड हो। ओके, हर कोई का सपना होता है कि अपना खुद का घर हो। इवन मेरा भी एक सपना है कि हमारा खुद का घर रहे, और चाहते हैं कि हमारे जनरेशन्स भी उसी घर में रहें, बट हिम्मत से रहें, दावेदारी से रहें। ऐसा नहीं कि किसी के डर पे रहें, हमेशा उनको डर रहा रहे कि कल के रोज़ आकर कोई बिल्डिंग खड़ा कर रहा है तो कोर्ट पे फाइल कर देगा केस और जीत जाएगा, उनके घर उजड़ जाएंगे। तो सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए इस बिल को पास किया था दोस्तों। और जो 250 से 300 स्क्वायर किलोमीटर्स के जो होम थे उनको इसमें कवर करने की बात की गई है। और कई सारे ऐसे रूरल एरियाज़ भी नाम लिखा गया है इस बिल के अंदर, जो कि सतारी है, सांगेम है, परनेम है। ये सारे रूरल एरियाज़ का नाम भी इन्होंने मेंशन किया है। और हाउ डज़ वन अप्लाई, किस तरह से ये अप्लाई होता है। देखिए, अगर आप इस बिल के अंडर अपने लैंड को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो किस तरह से करते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो द बिल प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भूमिपुत्रा अधिकरणी की कमेटी है, जो कि डिप्टी कलेक्टर हैज़ इट चेयरपर्सन रहता है उसमें। और उसके बाद कई सारे जो डिपार्टमेंट ऑफ टाउन रहे, जो कंट्री प्लानिंग रहता है, इन्वामेंटल जो शख्स है वो रहता है। ओके, जो जितने भी रिस्पेक्टिव तालुका से वहाँ से लोगों को चुना जाता है ताकि प्रॉपरली कमेटी बना रहे। उन लोगों को ही पता रहता है जो ग्राउंड रियलिटी क्या होती है, राइट। और उसके बाद जब कमेटी रजिस्टर करती है किसी को हाउस को, उसके बाद भी आप ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों, याद रख लीजिए। ऐसा नहीं है कि इनका डिसीजन फाइनल है, बट एनी हाउ इनके डिसीजन को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। जब कमेटी विल इन्वाइट ऑब्जेक्शन विद इन 30 days इंक्लूडिंग फ्रॉम द लैंड ओनर, कुड ऑल्सो बी ए लोकल बॉडी, देन टेक ए डिसीजन ऑफ ग्रांटिंग ओनरशिप टू द भूमिपुत्रा। ओके, विद इन 30 days के अंदर डिसीजन लिया जाता है कि किसको इसका जो टाइटल है भूमिपुत्रा वो दिया जाएगा। ओके, और जो भी क्लेमेंट है या फिर जो भी भूमिपुत्रा का जो लक़ब उसको दिया गया है, वंस रिकॉग्नाइज्ड डज नॉट गेट द हाउस फॉर फ्री। एंड द बिल स्टेट्स द भूमिपुत्रा अधिकरणी may by order declare a भूमिपुत्रा टू द ओनर ऑफ ड्वेलिंग यूनिट ऑक्यूपाइड बाय हिम। ओके, जब एक बार इसको अधिकरणी का जो टाइटल दे दिया जाता है तो उसको ओनर बना दिया जाता है पर्टिकुलर डेल्विंग यूनिट का। ओके, एंड द पेमेंट ऑफ अमाउंट इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ लैंड कैलकुलेटेड एट द मार्केट रेट, जो मार्केट रेट में रहता है उसके हिसाब से लैंड का रेट ये फिक्स किया जाता है। ओके, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब एक बार आप भूमिपुत्रा डिक्लेयर कर देते हैं क्या ओनरशिप आपको फ्री में दी जाती है? नहीं है, ऑप्शन आंसर इज नो। ओके, क्योंकि यूपीएससी में एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं। ओके, द आंसर इज नहीं, ये फ्री में नहीं देते हैं, बट एनी हाउ आपको मिनिमल अमाउंट में जो उस वक्त का जो मार्केट रहे उस वक्त आपको क्लेम करने दिया जाता है। ओके, और जो भी अपील करता है भूमिपुत्रा अधिकरणी के जो डिसीजन की अपील करता है कैन बी फाइल विद इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल विद इन 30 days। दोस्तों याद रख लीजिए। ओके, 30 days के अंदर अंदर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में फ़ाइल कर सकते हैं, आपको जो है इसका रिजल्ट मिल जाएगा। बट एनी हाउ उसके बाद अगर आप उसको प्रोसिक्यूशन को किसी लीगल प्रोसीडिंग के साथ जाना चाहते हैं अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट ऑफिसर, राइट, या फिर किसी एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट, वो भी आप कर सकते हैं। और एनी पर्सन ऑथराइज बाय गवर्नमेंट और भूमिपुत्रा अधिकरणी। ओके, ये सारा कुछ जो है कैन नॉट बी स्टेट्स इनटू द नो कोर्ट शैल हैव एनी जुरिसडिक्शन। याद रख लीजिए, किसी कोर्ट में भी आप इसको पेश नहीं कर सकते, उनके डिसीजन को आप धुतकार नहीं सकते, इनकार नहीं सकते, नेगलेक्ट नहीं कर सकते। जो ट्राइब्यूनल एक्ट के तहत जो फैसला आपको मिलता है वही अटल फैसला है। ओके, जो वही अटल फैसला है और उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। ये भी आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं दोस्तों। सो अभी अपोजिशन क्यों ऑब्जेक्ट कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग स्लाइड में ही, वही द अपोजिशन पार्टी इज ऑब्जेक्टिंग द लॉ। इनका ये कहना है दोस्तों कि आने वाले इलेक्शंस में इनकी जो इमेज है गवर्नमेंट की वो उसको ठीक करना चाहते हैं। ये एक पहला पॉइंट हो गया। और इतने साल से कोई करा नहीं है, तो अभी ऐसे जो है इलेक्शन के करीब आप इस तरह से कर रहे हैं, तो एक पॉइंट उठा रहे हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो बिल पास की गई थी उसको प्रॉपरली डिबेट नहीं किया गया था असेंबली में। ओके, और जो भी इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं उसको भी आप जो है भूमिपुत्रा के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं, और इनको इलीगल स्ट्रक्चर्स भी कोई भी नहीं दिया गया था, मतलब और उसके बाद प्रॉपरली डिबेट नहीं किया गया था। और गोवा के जो फॉरवर्ड पार्टी एमएलए है उन्होंने एक मेमोरेंडम तक भी सबमिट कर दिया है। वहाँ के गवर्नर जो कि PS श्रीधरन पिल्लाई हैं, उनको ये भी मेमोरेंडम भी दे दिया है कि आप इस बिल को असेंट ना दें। ओके, क्योंकि ये जो बिल है असेंबली में बहुत ही हर्री में पास की गई, बहुत ही जल्दी
पास की गई, इसका कोई प्रॉपर मोटिव नहीं, इसका कोई प्रॉपर ऑब्जेक्टिव नहीं है। ओके, और उसको ये कहा गया है कि जो भी इंक्रोचमेंट जो स्लम डवेलर्स के द्वारा किया गया था, उसको जो है जो भी 30 इयर्स का स्पैन दे के आपने इसको भूमि पत्रास को डिक्लेयर कर दिया है, ये अच्छी बात नहीं है। प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और वहाँ के जो फॉर्मर रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, उनका भी ये कहना है कि अगर ये बिल पास हो जाएगी, इट विल ओपन द फ्लड गेट्स फॉर माइग्रेंट पॉपुलेशन। ओके, जितने भी माइग्रेंट पॉपुलेशन जो कई सारे सालों से वहाँ पे बस चुके हैं, ओके, उनको भी जो है राइट्स मिल जाएंगे, अब वो भी अपने परमानेंट घर बनाने लगेंगे। तो गोवा एक डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज बन जाएगा, उसका कोई लीगैलिटी भी नहीं है, कोई लीगल भी बैक नहीं कर रहा है। तो इसके लिए कई सारे ऑब्जेक्शन उठाए गए हैं, पर देखते हैं कि गवर्नमेंट जो वहाँ के जो गवर्नर है वो असेंट देते हैं, क्या ये बिल अप्लाई होती है, ये आगे चलकर हमको पता चलेगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।